सामने हवा की दिशा में स्थित है। पॉप मुझे काम करते हुए देखते हैं, उनके चेहरे पर चिंता साफ है। कोल्ट, क्या यह वाकई काम करेगा? मैं पास ही बने नॉक्स के नए प्रीमियम पॉन्ड की ओर देखता हूँ। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। डैड, असली बदला तो अभी शुरू हुआ है। कंपोस्ट साइट के पहले दिन बदबू हवा के साथ सीधे नॉक्स के पॉन्ड में जाकर बैठ जाती है। और ये तो सिर्फ पहला कोर्स था जो मैंने उसके लिए तैयार किया था। तीसरे दिन तक बदबू अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हर दिन मैं शेड्यूल के हिसाब से ढेर को पलटता हूँ, जिससे ठीक सुबह 10 बजे अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं, जब हवा सबसे तेज होती है। आखिरकार नॉक्स टूट जाता है। उस दोपहर वह 5-6 वर्कर्स के साथ गुस्से में हमारे अहाते में घुस आता है। नॉक्स अपनी उंगली मेरे चेहरे के सामने लहराते हुए कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? वह बदबू मेरे पूरे पॉन्ड को दूषित कर रही है। इसे अभी बंद करो। मैं कॉम्पोस्ट के टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी तरफ देखता भी नहीं। मिस्टर नॉक्स, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी जमीन पर ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर रहा हूँ। इसमें आपकी चिंता की क्या बात है? नॉक्स चिल्लाता है, बेवकूफ बनना बंद करो। नॉक्स मेरा कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पॉप बीच में आकर उसे रोक देते हैं। नॉक्स कहता है, तुम बदला ले रहे हो क्योंकि हमने तुम्हारा बनी काट दिया। मैं कह रहा हूं कि यह कॉम्पोस्ट साइट यहां से हटनी चाहिए। मैं थर्मोमीटर नीचे रखता हूं और एक डॉक्यूमेंट लेने अंदर जाता हूं। मिस्टर नॉक्स, जरा समझदारी से बात करते हैं। ये परमिट नंबर BF20240137 है, जिस पर काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो की ऑफिशियल सील लगी है। नॉक्स वहीं जम जाता है। मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। मेरा ऑफसेट 33 एकर्स का है। सालों से इसे ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला है। मिट्टी बहुत सख्त हो गई है। मैं खुद सॉइल रेस्टोरेशन के लिए पैसे लगा रहा हूँ। इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा हूँ। सरकार की पॉलिसी भी इसी को बढ़ावा देती है। अगर आपको कोई शिकायत है तो टाउनशिप में जाइए। नॉक्स वो डॉक्यूमेंट छीनता है और उसे ध्यान से पढ़ता है। वह असली है। उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो जाता है। उसके पीछे खड़ा एक वर्कर धीरे से बुदबुदाता है, बॉस नॉक्स, यह कानूनी है। मेरे भाई ने भी पिछले साल यही किया था। सरकार ने तो उसे सब्सिडी भी दी थी। नॉक्स उस डॉक्यूमेंट को जमीन पर पटक देता है। कानूनी कानूनी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी मछलियों का दम घोंट दो। वो प्रीमियम कोई कार्प है। एक की कीमत $300 है। मैं झुककर डॉक्यूमेंट उठाता हूं और उसकी धूल झाड़ता हूं। तो मैं अपनी मिट्टी सुधार रहा हूं। अगर इससे आपकी मछलियों पर असर पड़ा है तो मुझे सबूत दिखाइए। वैसे भी आपका पॉन्ड मेरी कंपोस्ट साइट से कम 160 फीट दूर है। हमारे बीच पेड़ों की एक कतार भी है। तो मैंने आपको दूषित कैसे किया? नॉक्स के पास कोई जवाब नहीं होता। मैं खड़ा होकर उसे स्थिरता से देखता हूं। मिस्टर नॉक्स, जब आपने हमारी वाटर सप्लाई काटी थी, तब आपने एक बार भी नहीं सोचा था कि हमारे पेड़ जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। अब मैं एक कानूनी काम कर रहा हूं और आप यहाँ तमाशा करने आए हैं। क्यों ना हम दोनों विलेज काउंसिल चलें और उन्हें ही फैसला करने दें। नॉक्स जानता है कि वहां उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। वह अपने दांत पीसते हुए अपनी क्रू के साथ वहां से खिसक जाता है। अगले दिन नॉक्स के पॉन्ड के चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्रियल फैंस लगा दिए जाते हैं। वे भारी मात्रा में केमिकल डिओड्राइजर भी खरीदते हैं और उसे हवा में स्प्रे करते हैं। पॉप घबराकर मुझसे पूछते हैं, कॉल्ट, क्या इससे वाकई बदबू खत्म हो जाएगी? मैं उन फैंस को देखता हूँ। डैड, शांत रहिए। उन्होंने बाजार से सबसे सस्ता केमिकल डिओड्राइजर खरीदा है। मेरे कंपोस्ट के ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिलकर ये चीजों को और खराब कर देगा। और हुआ भी वही। उस दोपहर तक नॉक्स के पॉन्ड के ऊपर की बदबू पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, जिसमें अब एक तीखी केमिकल की गंध भी जुड़ गई थी। तभी मुझे विलेज काउंसिल से ऑफिसर होल्ट का फोन आता है। डेक्स वहां हंगामा कर रहा है और मांग कर रहा है कि वे मुझे मेरी कंपोस्ट साइट हटाने के लिए मजबूर करें। मैं अपने सभी परमिट्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करता हूं और वहां के लिए निकल पड़ता हूं। लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं कंपोस्ट के ढेर में कुछ खास मिला देता हूं। यह एक स्पेशल माइक्रोबियल एजेंट है जिसे मैं एजी यूनिवर्सिटी की लैब से लाया था। जब ये उस डिओडोराइजर से मिलता है जिसे नॉक्स स्प्रे कर रहा है, तो एक अलग ही नजारा होता है। नॉक्स को पता चलने वाला है कि असली केमिकल रिएक्शन की बदबू कैसी होती है। मैं विलेज काउंसिल के मीटिंग रूम में अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। मेरे सामने 3 तैयार डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। डेक्स आधे घंटे से अंदर इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, वो मेज पटकता है और ऑफिसर होल्ट के सामने चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि मेरी कंपोस्ट साइट से निकलने वाली दुर्गंध ने उसकी कोई कार्प में भयंकर स्ट्रेस पैदा कर दिया है। उसका $30,000 का इन्वेस्टमेंट दांव पर है। 300 मछलियां मर चुकी हैं और उसे $15,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऑफिसर होल्ट मेरी ओर देखते हैं और मुझे जवाब देने का इशारा करते हैं। मैं शांति से पहला डॉक्यूमेंट खोलता हूं, जो काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो द्वारा जारी ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रोजेक्ट का परमिट है। सब कुछ कायदे से है और हर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को पूरा करता है। मैं बताता हूं कि मेरी साइट नॉक्स के पॉइंट से 170 फीट दूर है, जो कि जरूरी सेफ्टी डिस्टेंस के भीतर है।
डेक्स उत्तेजित हो जाता है। दूरी का मतलब ये नहीं है कि कोई असर नहीं हो रहा। मैं सिर हिलाता हूं और दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता हूं। ये मेरी ऑर्चर्ड की सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, जिसे काउंटी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्टेशन ने सर्टिफाई किया है। इसमें साफ दिख रहा है कि पानी की कमी की वजह से मेरे 33 एकड़ के ऑर्चर्ड में ऑर्गेनिक मैटर गिरकर 0.3% रह गया है, जबकि पेड़ों को जीने के लिए कम से कम 1.5% की जरूरत होती है। अगर मिट्टी को सुधारा नहीं गया तो पेड़ मर जाएंगे। ऑफिसर होल्ड इसे पढ़ते हैं और उनके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। मैं सही मौका देखकर कहता हूं, मेरे ऑर्चर्ड को पानी और पोषण न मिलने की वजह यह है कि नॉक्स के परिवार ने हमारा पूरा पानी काट दिया है। मैं अभी इसी वक्त मांग करता हूं कि मेरे वाटर राइट्स बहाल किए जाएं, वरना अपने पेड़ों को बचाने के लिए मेरे पास कंपोस्टिंग जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डेक्स का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह हकलाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। मैं तीसरा डॉक्यूमेंट निकालता हूं। ये मेरे दादाजी और डेक्स के पिता के बीच सालों पहले हुए पानी के समझौते की गवाही है। कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन गांव के 7 बुजुर्गों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि यह समझौता सच था। ऑफिसर होल्ट इसे पढ़ते हैं और डेक्स से पूछते हैं कि क्या यह सही है। डेक्स अकड़ जाता है। जुबानी समझौते का कोई मतलब नहीं है। हमने उस डैम के लिए खुद पैसे दिए हैं, कोई और उसे क्यों इस्तेमाल करे। मैं मुस्कुराता हूं उस तर्क से। अगर डैम आपका है तो मेरी जमीन के ऊपर की हवा मेरी है। आपको क्या हक है कि आप मुझे कंपोस्टिंग करने से रोकें? यह सुनकर डेक्स पूरी तरह से चुप हो जाता है। ऑफिसर होल्ट थोड़ा समय लेते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। कॉम्पोस्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह कानूनी है। विलेज काउंसिल को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक पानी के विवाद की बात है, दोनों पक्षों को समझौता करने की सलाह दी जाती है। काउंसिल मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकता। डेक्स गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल जाता है। मीटिंग के बाद मैं जानबूझकर नॉक्स के पॉन्ड के पास से गुजरता हूँ। दूर से ही मैं देख सकता हूँ कि पानी मरी हुई मछलियों से भरा पड़ा है। नॉक्स वर्कर्स को मरी हुई मछलियों को बाहर निकालने का निर्देश दे रहा है। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा है। उसके सस्ते डिओडराइजर ने मेरे कंपोस्ट के माइक्रोबियल एजेंट के साथ रिएक्शन किया है। ये मिलीजुली बदबू गोबर की बदबू से कहीं ज्यादा बदतर है। और इससे भी भयानक बात यह है कि यह गंध सीधे मछलियों के ऑल्फैक्टरी सिस्टम्स पर हमला करती है, जिससे उनमें भयंकर स्ट्रेस पैदा होता है। अगले 3 दिनों में नॉक्स का परिवार हर तरह के ओडर कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदने की कोशिश करता है। दूर से मैं उन्हें 20 हाई पावर्ड एयर प्यूरिफायर्स लगाते हुए देखता हूं। वे शहर से एक प्रोफेशनल डिओडराइजेशन कंपनी भी बुलाते हैं, जो 24 घंटे इंपोर्टेड स्प्रे चलाती है। सिर्फ इन उपकरणों और केमिकल्स का खर्चा ही कम से कम $7,000 के आसपास होगा। लेकिन इसका असर जीरो है, क्योंकि हर दिन मैं हवा की दिशा और तापमान के हिसाब से ढेर को पलटने का समय बदल देता हूं, ताकि बदबू हमेशा सही वक्त पर पॉइंट की तरफ ही जाए। नॉक्स का इको फार्म 2 हफ्तों में खुलने वाला था। अब वह बस उस बदबू को काबू करने की कोशिश में पागल हो रहा है। मैं अपने ऑर्चर्ड में खड़ा होकर उन्हें परेशान होते हुए देखता हूं। यह कॉम्पोस्ट साइट तो बस शुरुआत थी। असली धमाका तो अभी बाकी है, और वो ड्रेनेज चैनल्स जो मैंने कॉम्पोस्ट साइट के नीचे दबा दिए हैं। नॉक्स के परिवार को उनके होने का अंदाजा तक नहीं है। बदबू के खिलाफ उनकी जंग एक पूरे हफ्ते तक चलती है और हर दिन बदतर होती जाती है। मैं रोजाना कॉम्पोस्ट साइट पर काम करता हूँ। ऊपर से देखने पर मैं बस खाद के ढेर को पलट रहा हूँ। असल में मैं बड़ी सटीकता से माइक्रोबियल एजेंट्स की खुराक तय कर रहा हूँ। मैंने एजी यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर की लैब में ये फॉर्मूला तैयार करने में मदद की थी। ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन को तेज करता है, लेकिन इसमें एक खास बात है। जब यह क्लोरीन आधारित केमिकल डिओडराइजर्स के संपर्क में आता है, तो ये एक सेकेंडरी फर्मेंटेशन शुरू कर देता है, जिससे और भी ज्यादा जटिल गैसें निकलती हैं। और नॉक्स जो सस्ता डिओडराइजर खरीद रहा है, उसका मुख्य इंग्रेडिएंट सोडियम हाइपोक्लोराइट है। 8वें दिन तक बदबू एक नए स्तर पे पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ खाद नहीं है, ये एक जहरीली गंध है जिसमें केमिकल जलन भी शामिल है। नॉक्स के पॉन्ड के 600 फीट के दायरे में अब मक्खियां भी नहीं फटकती। मैं देखता हूं कि पानी की क्वालिटी बदलने लगी है। सतह पर बारीक बुलबुले बन रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि मछलियां तेजी से सांस ले रही हैं। कोई मछलियां अपने वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, और लगातार स्ट्रेस की वजह से उनका इम्यून सिस्टम जवाब दे रहा है। नॉक्स की रोजाना मरने वाली मछलियों की गिनती दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच जाती है। $300 प्रति मछली के हिसाब से उसका रोज का नुकसान $4,000 से ऊपर जा रहा है। 10वें दिन की सुबह नॉक्स के इको फार्म के एंट्रेंस पर एक काली ऑडी आकर रुकती है। मैं अपने ऑर्चर्ड से दूर से यह सब देखता हूं। मैं गाड़ी से उतरने वाले आदमी को पहचान लेता हूं, मिस्टर वैंस, जो जिले के सबसे बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैंने सुना था कि नॉक्स ने इस इन्वेस्टर को लुभाने के लिए $15,000 से ज्यादा के तोहफे दिए थे, और उन्हें फार्म में 30% हिस्सेदारी देने का वादा किया था। नॉक्स मिस्टर वैंस को अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। वे पार्किंग लॉट से पॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। मैं ठीक इसी पल को चुनता हूं और कॉम्पोस्ट के सबसे ताजा हिस्से को पलट देता हूं।
सुबह 10:15 बजे शेड्यूल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी हवा तेज हो जाती है। वह घनी बदबू एक अदृश्य दीवार की तरह सीधे नक्स के इको फार्म से टकराती है। मैं देखता हूं कि मिस्टर वैंस के कदम एक पल के लिए ठिठक जाते हैं और फिर उनका हाथ उनके चेहरे पर चला जाता है। नॉक्स उनके बगल में लगातार बोल रहा है और सभी डिओडराइजिंग इक्विपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। वे पॉन्ड के किनारे 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते कि अचानक मिस्टर वैंस झुक जाते हैं और रेलिंग पकड़कर उल्टियां करने लगते हैं। नॉक्स हड़बड़ाकर उन्हें पानी देने के लिए दौड़ता है। उसका चेहरा मरी हुई मछली की तरह सफेद पड़ गया है। मैं अपना फावड़ा नीचे रखता हूं और एक सिगरेट जलाता हूं। एक फार्म रिजॉर्ट अपनी माहौल और अनुभव पर टिकता है या बर्बाद होता है, इन्वेस्टर्स सबसे पहले यही देखते हैं। एक तथाकथित इको फार्म जिसमें से सड़न की बदबू आ रही हो, वहां वक्त बिताने के लिए कौन पैसे देगा? मिस्टर वैंस पॉन्ड के किनारे 2 बार उल्टियां करते हैं और फिर मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। नॉक्स उन्हें पकड़कर वापस ले जाता है और पूरे रास्ते माफी मांग करता है, लेकिन मिस्टर वैंस का चेहरा पत्थर जैसा हो गया है। वह एक शब्द भी नहीं बोलते। ऑडी वहां से निकल जाती है। नॉक्स फार्म के एंट्रेंस पर अकेला खड़ा होकर आधे घंटे तक पॉन्ड को देखता रहता है। उस दोपहर डेक्स फिर से मेरे घर आता है, लेकिन इस बार बिना चिल्लाए। वह अपनी आवाज धीमी करता है और पूछता है कि कंपोस्टिंग रोकने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। मैं पेड़ों की टहनियां काट रहा हूं और ऊपर भी नहीं देखता। मिस्टर डेक्स, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी की सप्लाई वापस दे दीजिए और मैं इसे तुरंत बंद कर दूंगा। डेक्स काफी देर तक चुप रहता है। फिर वह एक आखिरी बात कहकर वहां से चला जाता है। तुम सपना देख रहे हो। वह पॉन्ड में पैसे गंवाना पसंद करेगा, लेकिन मुझे पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। मैं उसे जाते हुए देखता हूं और मुस्कुराता हूं। जिद की एक कीमत होती है और उसे जल्द ही पता चलने वाला है कि वह कीमत कितनी भारी है। उसी शाम मुझे एक अनजान नंबर से फोन आता है। ये मिस्टर वैंस के असिस्टेंट का फोन है, जो मेरे ऑर्चर्ड की लोकेशन और मेरे काम करने के तरीके के बारे में पूछ रहा है। बातचीत के दौरान असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर वैंस मेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और एक संभावित पार्टनरशिप पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहते हैं। जब हमारा पड़ोसी नॉक्स पॉन्ड को लीज पर लेकर हमारी पूरी वाटर सप्लाई काट देता है, तब मैं आवाज उठाता हूं, क्या तुम स्लूज गेट को थोड़ा उठा सकते हो? हमारे ऑर्चर्ड को बचाने के लिए पानी की जरूरत है, इसमें सबका फायदा है। लेकिन नॉक्स अकड़ कर कहता है, ये मेरा डैम है, मैं जैसे चाहूं वैसे पानी रोकूंगा। तुम्हारे फल के पेड़ प्यास से मरते हैं तो मरे, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो अपने पॉन्ड में मछलियां पालने के लिए एक मोटी रकम लगा देता है। जैसे ही वो अपनी कीमती मछलियों को उस पानी में डालता है, मैं अपनी जमीन पर काम शुरू कर देता हूँ। ठीक उसके पॉन्ड की हवा की दिशा में मैं एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट साइट बनाता हूँ। हर दिन मैं उस ढेर को पलटता हूँ। ये देखकर नॉक्स चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। इस सड़न में मैं प्रीमियम फिश कैसे पालूं? मैं शांति से जवाब देता हूं, बहुत आसान है, ये मेरी जमीन है, मैं ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर रहा हूं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना? कहानी 1 महीने पहले एक शांत दोपहर को शुरू होती है। हमारे ऑर्चर्ड की शांति तब भंग होती है जब वहां एक्सकेवेटर्स की दहाड़ सुनाई देती है। नॉक्स वहां खड़ा होकर अपनी क्रू को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और डैम को 30 फीट और नीचे की तरफ बढ़ा रहा है। यह ठीक हमारे ऑर्चर्ड के किनारे पर आकर रुकता है। मैं तेज से उसके पास जाता हूं। मैं कहता हूं, नॉक्स, यह पानी मेरे ऑर्चर्ड की इकलौती उम्मीद है। तुम इस डैम को यहां तक बढ़ा रहे हो, मेरे पेड़ कैसे जिंदा रहेंगे? नॉक्स मुझे तिरछी नजर से देखता है, वो सूखकर मर जाएंगे। क्या तुम एजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हुए? क्या उन्होंने तुम्हें बारिश करना नहीं सिखाया? तभी पॉप भागते हुए ऑर्चर्ड से बाहर आते हैं। वो सीधे डेक्स की तरफ इशारा करते हैं। पॉप कहते हैं, डेक्स, हमने पानी शेयर करने का समझौता किया था, अब तुम सब कुछ सुखा रहे हो, यहां तक कि ग्राउंड वाटर भी। तुम हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। डेक्स अपने होठों पर सिगरेट दबाकर ठंडी हंसी हंसता है। रिलैक्स, ये मेरा डैम है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे रोकूंगा। गुस्से से पॉप का चेहरा लाल हो जाता है। ये बाउंड्री साफ तौर पर हमारी है। नॉक्स आगे बढ़ता है और पॉप के सीने पर उंगली मारता है। अपना मुंह बंद रख, बूढ़े बेवकूफ, और अपनी जगह से हिलना मत। पानी मेरी तरफ है, इसलिए ये मेरा है। तुम क्या कर लोगे? पुलिस बुलाओगे? वो बस बीच बचाव करेंगे। पॉप गुस्से से कांप रहे हैं। बस हमें जीने का रास्ता दे दो, मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। नॉक्स अपने कूलों पर हाथ रखकर पीछे हटता है और ताना मारता है, किस चीज से लड़ोगे? तुम्हारा यह बेकार बेटा मिट्टी खोदने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, मुझे मारो, मुझे छू कर देखो और फिर देखो क्या होता है। मेरा फार्म रिजॉर्ट कुछ ही दिनों में खुलने वाला है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं पक्का करूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओ। मैं देखता हूं कि नक्स की पैंट पर एक बड़ा गीला दाग फैल रहा है। वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इससे पहले कि पॉप आगे बढ़े, मैं उन्हें पकड़ लेता हूं। डैड, अपने हाथ गंदे मत करो। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कानून है। नॉक्स संतुष्टि के साथ मुस्कुराता है। मुझे पता था तुम दोनों डरपोक हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, लेकिन हिम्मत जरा भी नहीं है।
मैं उन दोनों को देखता हूँ और शांति से अपने हर कदम की प्लानिंग करता हूँ। अपना डैम बना लो, अपना पानी रोक लो, क्योंकि कभी कभी जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो बाढ़ बन जाता है। मैं पॉप को लेकर वहां से चला जाता हूँ। नॉक्स की हंसी हमारा घर तक पीछा करती है। अंदर पहुंचकर मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ। मैं काउंटी मीटेरोलॉजिकल ब्यूरो के विंड डेटा और टेरेन मैप्स निकालता हूँ। मैं अपनी और उनकी जमीन के लेआउट को किसी से भी बेहतर जानता हूँ। 3 दिन बाद मेरे प्राइवेट प्लॉट पर लाइव स्टॉक मैन्योर से भरे ट्रक के बाद ट्रक पहुंचते हैं, जो ठीक नॉक्स के पॉन्ड के। मैं फोन काटता हूं और नॉक्स के इको आर्म की तरफ देखता हूं। आज रात वहां की लाइट्स कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। नॉक्स शायद पूरी रात जागकर अपने इन्वेस्टर के साथ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है। असली तबाही तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। जो ड्रेनेज नेटवर्क मैंने जमीन के नीचे दबाया है वही उसे पूरी तरह तोड़ देगा। डे 12 तक ये खबर फैल जाती है कि मिस्टर वैंस ने अपना इन्वेस्टमेंट पूरी तरह वापस ले लिया है। नॉक्स का इको आर्म के लिए सारा इन्वेस्टमेंट प्लान धारा का धारा रह जाता है। $1,20,000 पहले ही डूब चुके हैं, लेकिन डेक्स हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने दम पर इसे आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वो खुद ही फार्म को शुरू करने की जिद पकड़ लेता है। सबसे पहले वो डैम को मजबूत करने का काम शुरू करते हैं। 3 एक्सकवेटर्स एक साथ चल रहे हैं। बेस में कंक्रीट भरा जा रहा है और दीवार को करीब 4 फीट और ऊंचा कर दिया गया है। डेक्स का प्लान एकदम साफ है। चूंकि इन्वेस्टर जा चुका है, इसलिए वो पॉन्ड को और बड़ा करेगा, ज्यादा मछलियां पालेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा और उस मुनाफे से अपने नुकसान की भरपाई करेगा। वो मजबूत किया गया डैम अब एक किले की दीवार की तरह खड़ा है, जिसने हमारे ऑर्चर्ड की तरफ आने वाली पानी की एक एक बूंद को रोक दिया है। जमीन के पानी का लेवल इतनी तेजी से गिर रहा है कि उसे साफ देखा जा सकता है। मेरे 33 एकड़ के फलों की पत्तियां अब पीली पड़कर मुड़ने लगी हैं। पेड़ों को दिन ब दिन सूखते देख पापा बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक पेड़ मर जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं उन्हें शांत करता हूं और कहता हूं, घबराइए मत। फिर मैं पूरे ऑर्चर्ड में खुदाई शुरू कर देता हूं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मैं पेड़ों को बचाने के लिए ग्राउंड वाटर ढूंढ रहा हूं या सिंचाई की नालियां बना रहा हूं। हर सुबह सूरज उगने से पहले मैं शवल लेकर बाहर निकल जाता हूं और पूरा दिन खुदाई करता हूं। मिट्टी के ढेर बड़े होते जा रहे हैं और नालियां और गहरी होती जा रही हैं। उधर से नॉक्स अपनी कार में निकलता है, मुझे ऊपर से नीचे तक कीचड़ में लथपथ देखता है और खिड़की से बाहर झांककर हंसते हुए कहता है, 4 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद भी तुम सिर्फ एक मामूली किसान ही रहे जो इतनी गहरी खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं ढूंढ पा रहा। ये सब मेहनत की बर्बादी है। मैं अपना पसीना पोंछता हूं और खुदाई जारी रखता हूं। नॉक्स को ये नहीं पता कि ये कोई मामूली सिंचाई की नालियां नहीं है। दिखने में ये बेकार से गड्ढे लग रहे हैं, लेकिन असल में ये एक वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम है जिसे एक सटीक फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हर चैनल की गहराई, एंगल और ढलान को बार बार कैलकुलेट किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जब भारी बारिश होगी तो ये सरफेस रन ऑफ को जितनी जल्दी हो सके जमीन के नीचे भेज देगा, जिससे एक जबरदस्त वर्टिकल वाटर प्रेशर पैदा होगा और इस ड्रेनेज नेटवर्क की हर एक चैनल सीधे नॉक्स के डैम के बेस की तरफ इशारा कर रही है। एजी यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर एग्रीकल्चरल हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग था। मेरे प्रोफेसर ने 3 गॉर्जस डैम के फ्लड डिस्चार्ज सिस्टम पर रिसर्च करने वाली टीम को लीड किया था। मैंने पूरे 2 साल हाइड्रोलिक प्रेशर मॉडल्स को कैलकुलेट करने में बिताए हैं। डेक्स ने अपने कम बजट और घटिया कंस्ट्रक्शन के तरीकों से जो बनाया है, उसमें उन्होंने सिर्फ सतह को मजबूत किया, लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, फाउंडेशन की मिट्टी की लोड बियरिंग कैपेसिटी। डैम जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ज्यादा पानी रोकेगा और फाउंडेशन पर पड़ने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और मेरी ये ड्रेनेज चैनल्स भारी बारिश के दौरान ग्राउंड वाटर लेवल को अचानक बढ़ा देंगी, जिससे ऊपर की तरफ एक काउंटर प्रेशर बनेगा। जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराएंगी तो डैम के बेस की मिट्टी अपनी पकड़ खो देगी और सॉइल लिक्विफैक्शन शुरू हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो कितना भी कंक्रीट उसे ढहने से नहीं रोक पाएगा। 5 एकड़ में फैले इस ड्रेनेज नेटवर्क को पूरा करने में मुझे 10 दिन लगते हैं। हर जंक्शन पर ग्रेवल लेयर लगाई गई है ताकि पानी तेजी से अंदर जा सके। हर मेन चैनल को डैम के एक कमजोर पॉइंट की तरफ निशाना बनाकर बनाया गया है। नॉक्स हर बार वहां से गुजरते हुए मेरा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मैं पागल हो गया हूं जो इतनी लगन से ये बेकार की नालियां खोद रहा हूं। वो सलाह देता है कि बेहतर होगा कि मैं हार मान लूं और अपनी जमीन बेच दूं। मैं सीधा खड़ा होता हूं और उसे उसकी नई एसयूवी में जाते हुए देखता हूं।
जिसकी पिछली सीट प्रीमियम फिश फीड से भरी हुई है। उसे अपने फार्म की ओपनिंग पर रत्ती भर भी शक नहीं है। डे 15 की शाम को मैं आखिरी चैनल की खुदाई पूरी करता हूं। ये लगभग 6 फीट गहरा है और डैम के बेस से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खत्म होता है। इसके बॉटम में मैं एक वाटर अब्जॉर्बेंट रेजिन मटेरियल की परत बिछाता हूं, जो गीला होने पर अपने ओरिजिनल साइज से 10 गुना ज्यादा फैल जाता है, जिससे बहुत कम समय में जबरदस्त वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर पैदा होता है। मुझसे पूछते हैं, क्या ये नालियां सच में उसका मुकाबला कर पाएंगी? मैं कोई जवाब नहीं देता, बस आसमान की तरफ देखता हूं। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक 2 हफ्तों में एक बहुत बड़ा रेनफॉल सिस्टम आने वाला है, जो 36 घंटों तक चलेगा। वही नॉक्स के इको आर्म का अंत होगा और हमारे ऑर्चर्ड का नया जन्म। अब हर जाल बिछ चुका है, बस अब नॉक्स को कदम दर कदम उस जाल में फंसते हुए देखना है जिसे मैंने डिजाइन किया है, जबकि वो अब भी मुझे शवल थामे एक बेवकूफ समझ रहा है। ड्रेनेज नेटवर्क पूरा होने के 3 दिन बाद नॉक्स का परिवार पागलों की तरह एक्सपेंशन शुरू कर देता है। 6 एक्सकवेटर्स दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे पॉन्ड का एरिया 13 एकड़ से बढ़कर 25 एकड़ हो गया है। डेक्स का प्लान है कि सब कुछ 2 हफ्तों के अंदर खत्म करके लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल से पहले ओपनिंग कर दी जाए। पानी की इतनी बड़ी सतह को संभालने के लिए डैम को फिर से ऊंचा किया जाता है। इस बार वे पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर सीधे 5 फीट कंक्रीट डालते हैं और अंदर की तरफ वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन लगा देते हैं। बाहर से देखने में ये बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जब मैं ऑर्चर्ड में खड़े होकर लेजर रेंज फाइंडर से नापता हूं तो डैम की ऊंचाई अब 14 फीट से ज्यादा हो चुकी है। पानी की मात्रा अंदाजन 65 मिलियन गैलन से भी ऊपर है। ये प्रेशर एक मिट्टी के डैम की बर्दाश्त करने की आखिरी सीमा के करीब है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने फाउंडेशन को मजबूत करने का कोई काम नहीं किया। वो कंक्रीट बस पुरानी मिट्टी के ऊपर डाल दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टोफू के टुकड़े पर घर बनाना। इधर हमारे फलों के पेड़ों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। पानी की कमी की वजह से पत्तियां बहुत ज्यादा गिर रही हैं और कुछ टहनियां पूरी तरह सूख गई हैं। उन्हें देखकर पॉप हर दिन रोते हैं। वो कहते हैं, ये पेड़ तुम्हारे दादाजी हमें सौंप कर गए थे, हम इन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते। मैं शांत रहता हूं। मैंने एजी यूनिवर्सिटी की लैब में एक स्पेशल फोलियर फर्टिलाइजर तैयार किया है, जिसके मेन कंपोनेंट्स एल्जिनेट और अमीनो एसिड कंपाउंड हैं। सूखे के भयानक हालात में भी ये पेड़ों के बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को चालू रख सकता है। हर सुबह और शाम मैं स्प्रेयर लेकर पूरे ऑर्चर्ड में जाता हूं और हर पेड़ पर इसका छिड़काव करता हूं। ये फोलियर फर्टिलाइजर पत्तियों के स्टोमेटा के जरिए सीधे अंदर पहुंच जाता है, जिससे जड़ों से पानी खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पेड़ों को पूरी तरह फलने फूलने में मदद तो नहीं करेगा, लेकिन उन्हें जिंदा जरूर रखेगा जब तक बारिश नहीं आती। अगर ये तब तक टिक गए तो फिर तेजी से रिकवर कर लेंगे। डे 20 पर मैं अपना कैमरा और मेजरमेंट डेटा लेकर काउंटी वाटर अथॉरिटी पहुंचता हूं। वहां ऑफिसर होल्ट मुझसे मिलते हैं। मैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करता हूं, जिसमें नॉक्स के डैम की सटीक ऊंचाई, पानी की मात्रा, फाउंडेशन के हालात और वहां मौजूद खतरों की जानकारी दी गई है। मैं खास तौर पर रिजर्वॉयर एंड डैम सेफ्टी मैनेजमेंट रेगुलेशंस का हवाला देता हूं। नियम के मुताबिक 13 फीट से ज्यादा ऊंचे किसी भी डैम का प्रोफेशनल सेफ्टी असेसमेंट होना और वाटर अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन परमिट लेना जरूरी है। ऑफिसर होल्ट जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जाती है। वो तुरंत 2 इंजीनियर्स का इंतजाम करते हैं, जो अगले ही दिन नॉक्स के इको आर्म पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्शन टीम पूरी सुबह डैम को नापने में बिताती है। वे फाउंडेशन को स्कैन करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का और दीवार के झुकाव को नापने के लिए सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका आखिरी फैसला सुनकर डेक्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है। डैम एक गंभीर सेफ्टी रिस्क है। इसे तुरंत खाली किया जाना चाहिए, पानी का लेवल कम किया जाना चाहिए और पूरी फाउंडेशन को फिर से मजबूत करना होगा। डेक्स वहीं भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उस डैम को बनाने में उसके $45,000 खर्च हुए हैं और फार्म बस खुलने ही वाला है। वो इसे किसी भी हाल में खाली नहीं करेगा। लीड इंस्पेक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो बात नहीं मानेगा तो वाटर अथॉरिटी के पास इसे जबरदस्ती बंद कराने की ताकत है। उसी दोपहर डेक्स काउंटी सीट की तरफ निकल जाता है। 3 दिन बाद अचानक वाटर अथॉरिटी अपना फैसला बदल देती है। ऑफिसर होल्ट का फोन आता है
और वो मुझे जानकारी देते हैं कि रिव्यू के बाद पाया गया है कि डैम में कुछ मामूली कमियां हैं, लेकिन वे इसके इस्तेमाल पर कोई असर नहीं डालती और इसे आधिकारिक तौर पर इंस्पेक्शन में पास कर दिया गया है। मैं उन शब्दों के पीछे की लाचारी को साफ सुन सकता हूं। जाहिर है कि डेक्स ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया है और बंद कमरों में सही लोगों को रिश्वत दी है। एक छोटे शहर के रईस के लिए कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं फोन रखता हूं और मुझे असल में राहत महसूस होती है। डेक्स ने जो अभी किया वो वही सबूत था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वाटर अथॉरिटी का इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और एक्सपर्ट टीम की वो ओरिजिनल वार्निंग रिपोर्ट, दोनों अब फाइल और आर्काइव कर दिए जाएंगे। अगर उस डैम को कुछ भी होता है तो ये डॉक्यूमेंट साबित कर देंगे कि उसे खतरे का पता था और उसने उसे नजरअंदाज किया। उसे सिविल लायबिलिटी और शायद क्रिमिनल चार्जेस का भी सामना करना पड़ेगा। मैं हर डॉक्यूमेंट की फोटो खींचता हूं और उन्हें ऑन साइट रिकॉर्डिंग्स के साथ एक एन्क्रिप्टेड ड्राइव में बैकअप कर लेता हूं। अगले एक हफ्ते के दौरान नॉक्स का इको आर्म अपने आखिरी कंस्ट्रक्शन फेज में पहुंच जाता है। आलीशान रेस्टोरेंट, वेकेशन कैबिन्स और व्यूइंग प्लेटफॉर्म सब बनकर तैयार हैं। नॉक्स दक्षिण से 50,000 प्रीमियम कोई कार्प मछलियां हवाई जहाज से मंगवाता है और उन्हें पॉन्ड में भर दिया जाता है। सतह पर तैरती उन मछलियों का नजारा वाकई शानदार है। डेक्स पूरे गांव में घूम घूम कर इन्विटेशंस बांट रहा है। वो कह रहा है कि ओपनिंग डे पर एक बहुत बड़ी दावत होगी और पूरे गांव को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। उसकी हर बात से घमंड टपक रहा है। वो कहता है कि आखिर उनके परिवार ने नाम कमा ही लिया और वो पूरे काउंटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। जब मुझे मेरा इनविटेशन मिलता है, उसी वक्त मीटियोरोलॉजिकल स्टेशन ने एक नया वेदर फोरकास्ट जारी किया है। दक्षिण में एक बहुत शक्तिशाली रेनफॉल सिस्टम बन रहा है। उम्मीद है कि यह 7 दिनों में यहां पहुंचेगा और 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश होगी। नॉक्स के इको आर्म की ओपनिंग आज से 6 दिन बाद तय है। ओपनिंग से 5 रात पहले ऑर्चर्ड में लगे मेरे इंफ्रारेड कैमराज में कुछ हलचल दिखती है। 3 साए बाढ़ फांदकर अंदर आते हैं। वे सीधे मेरी ड्रेनेज चैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। उनके हिलने डुलने के तरीके से लगता है कि उन्हें पहले से पता है कि क्या करना है। उनके पास शवल्स और भारी बोरियां हैं। वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठता हूं। मैं उन्हें रोकने के लिए बाहर नहीं जाता, बस खामोशी से स्क्रीन पर देखता रहता हूं। मैं सबसे आगे खड़े आदमी को पहचान लेता हूं। वो रूक है, नॉक्स का कंस्ट्रक्शन फोरमैन। वो बाकी दोनों को ड्रेनेज चैनल्स में मिट्टी भरने का इशारा करता है। तीनों जी जान से काम में जुट जाते हैं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने ऑर्चर्ड की तरफ वाली 2 मेन चैनल्स को बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो 2 नालियां तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम की सिर्फ बाहरी शाखाएं थीं। जो असली और सबसे जरूरी कोर चैनल्स हैं, वे पेड़ों की जड़ों के नीचे काफी गहराई में दबी हुई हैं और उनके रास्तों को वाटरप्रूफ टार्प्स और झाड़ियों से छुपाया गया है। रात के 2 बजे तक वे अपना काम खत्म करके जाने ही वाले होते हैं कि अचानक रूक को डैम के पास एक तिरछी चैनल दिख जाती है। ये सबसे गहरी नाली थी जिसे मैंने खोदा था और ये सबसे साफ दिखाई दे रही थी। रूक एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर बाकी लोगों को वहां ले जाता है। मेरी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं और मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं। वो तिरछी चैनल असल में एक डिकॉय थी जिसे मैंने जानबूझकर खुला छोड़ा था। दिखने में वो ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा लगती है, लेकिन असल में वो नॉक्स के डैम के लिए एक बहुत जरूरी प्रेशर रिलीफ पॉइंट है। जब वाटर अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीम आई थी तो उन्होंने खास तौर पर कहा था कि डैम में कम से कम 3 इमरजेंसी प्रेशर रिलीफ आउटलेट्स होने चाहिए। ये प्राकृतिक ढलान वाला रास्ता उनमें से एक है। रुक और उसकी टीम उस चैनल में कंस्ट्रक्शन का कचरा भरना शुरू कर देते हैं। टूटी हुई ईंटें, कंक्रीट के टुकड़े, बेकार पड़ा लोहा, एक के बाद एक ढेल गिराए जा रहे हैं। वे बहुत सलीके से काम कर रहे हैं और हर लेयर को अपने जूतों से दबाकर पक्का कर रहे हैं ताकि चैनल पूरी तरह ब्लॉक हो जाए। सिक्योरिटी फुटेज में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो रहा है। समय, उनके चेहरे और उनकी एक एक हरकत। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उनका काम पूरा हो जाता है। वे सतह को शवल से बराबर करते हैं और उस पर सूखी घास डाल देते हैं ताकि किसी को पता न चले। रुक अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा कि क्या बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से वो थम्स अप दिखा रहा है उससे साफ है कि नॉक्स उनकी मेहनत से खुश है। उनके जाने के बाद मैं नालियों को ठीक करने की जल्दी नहीं करता। इसके बजाय मैं काले कपड़े पहनता हूं, अपना टूल बॉक्स उठाता हूं और चुपचाप डैम के बेस की तरफ बढ़ता हूं।
जिस प्रेशर रिलीफ चैनल को रोग की टीम ने अभी अभी तबाह किया है, उसे भारी बारिश के दौरान बेस पर पड़ने वाले दबाव को बांटने के लिए बनाया गया था, ताकि फाउंडेशन कमजोर ना हो। अब जबकि वो रास्ता बंद हो चुका है, सारा पानी का दबाव डैम के बीच वाले हिस्से में जमा हो जाएगा, और यही वो जगह है जहां डेक्स ने फाउंडेशन के काम में सबसे ज्यादा कोताही बरती थी। मैं एक जियोलॉजी हैमर से डैम की दीवार पर धीरे धीरे चोट करता हूं और उसकी गूंज से अंदर की डेंसिटी को समझने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने सोचा था, बीच वाले हिस्से से खोखली आवाज आ रही है। ये इस बात का सबूत है कि मिट्टी के स्ट्रक्चर के बीच में काफी खाली जगह है। अगला कदम बहुत सावधानी वाला है। डैम के बेस पर उस बंद किए गए आउटलेट से करीब 10 फीट की दूरी पर मैं जमीन में 1 दर्जन पतली स्टील की रॉड्स सीधे अंदर गाड़ देता हूं, जिनमें से हर एक करीब 2.5 फीट गहरी है। ये छेद भारी बारिश के दौरान बेस की मिट्टी को तेजी से गीला कर देंगे, जिससे फाउंडेशन की भार सहने की क्षमता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। छेद करने के बाद मैं हर एक में थोड़ी मात्रा में बेंटोनाइट स्लरी डालता हूं। ये मटेरियल गीला होने पर फूल जाता है और एक फिसलन भरी परत बना देता है, जिससे मिट्टी की मजबूती 40% से भी ज्यादा कम हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका न तो कोई रंग है और न ही गंध। अगर किसी को ये मिल भी गया तो उसे लगेगा कि ये कोई मामूली रिसाव है। सूरज उगने से पहले सारा काम खत्म हो जाता है। घर वापस आकर मैं सिक्योरिटी फुटेज को 3 अलग अलग डिस्क्स में बर्न करता हूं और उन्हें अलग अलग जगहों पर छुपा देता हूं। ये फुटेज साबित करता है कि नॉक्स के आदमियों ने खुद अपने ही डैम के सेफ्टी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। अब आगे जो भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। दिन निकलने पर पॉप देखते हैं कि ड्रेनेज चैनल्स को भर दिया गया है। वो बहुत गुस्से में हैं और नॉक्स से लड़ने जाना चाहते हैं। मैं उन्हें पकड़कर रोक लेता हूं और कहता हूं, रहने दीजिए, बारिश जल्दी ही आने वाली है और वैसे भी इन नालियों ने अपना काम पहले ही कर दिया है। पॉप को मेरी बात समझ नहीं आती। वो बस एक गहरी आह भरते हैं। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर दूर नजर आने वाले नॉक्स के उस ऊंचे डैम को देखता हूं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से कोर से कमजोर हो चुका है। ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है, जिसे फटने के लिए बस बारिश की जरूरत है। लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से परसों रात को भारी बारिश होने वाली है और नॉक्स के इको आर्म की ग्रैंड ओपनिंग कल दोपहर को है। टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि गला घोंट दे। ओपनिंग वाली सुबह मैं सब कुछ एक वाटरप्रूफ डॉक्यूमेंट बैग में डालता हूं और नॉक्स के इको आर्म की तरफ निकल जाता हूं। उस बैग में 3 रिपोर्ट्स हैं। पहली प्रोविंशियल जियोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट की सॉइल स्टेबिलिटी असेसमेंट है, जिसमें साफ लिखा है कि नॉक्स के डैम के नीचे की मिट्टी हाई लिक्विफैक्शन रिस्क जोन में है और यहां इतना बड़ा वाटर रिटेंशन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। दूसरी, मौसम और वाटरशेड एरिया के आधार पर मेरी निकाली हुई पीक फ्लड डिस्चार्ज फोरकास्ट है। कंक्लूजन साफ है, अगर लगातार भारी बारिश हुई तो ये डैम हाइड्रोलिक प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तीसरी, वाटर अथॉरिटी इंस्पेक्शन टीम के ओरिजिनल सर्वे की कॉपी है, जिसमें साफ लिखा है कि ये डैम एक सीरियस सेफ्टी रिस्क है। इन 3 रिपोर्ट्स के लिए मैंने $3000 से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन ये 1-1 सेंट वसूल करेंगे। ये मेरा लीगल शील्ड है, इस बात का सबूत कि मैंने चेतावनी देने की अपनी ड्यूटी पूरी की है। नॉक्स का इको आर्म एकदम नया सजा हुआ है। पूरे आंगन में लाल लाल टीनें लटकी हैं। वर्कर्स साउंड सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं और किचन से लजीज खुशबू आ रही है। डेक्स तालाब के किनारे खड़ा है और आने वाले विलेज ऑफिशियल्स का मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहा है। मैं उसके पास जाकर वो डॉक्यूमेंट बैग सीधे उसे थमा देता हूं। डेक्स उसे देखता है और चिढ़ते हुए कहता है, अब ये क्या है? मैं बातों में वक्त बर्बाद नहीं करता। 7-8 विलेज ऑफिशियल्स के सामने ही मैं जियोलॉजिकल रिपोर्ट निकालता हूं और उसे एक-एक पन्ना दिखाता हूं। नंबर्स डराने वाले हैं। डैम की बेस सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी सिर्फ 120 किलो पास्कल्स पर स्क्वायर मीटर है, जबकि मौजूदा पानी का प्रेशर पहले ही 150 किलो पास्कल्स तक पहुंच चुका है, यानी अपनी लिमिट से 25% ज्यादा। फाउंडेशन किसी भी वक्त फिसल सकती है। मैं उसे खास तौर पर बताता हूं कि परसों होने वाली फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पानी का लेवल अचानक बढ़ेगा। उस वक्त डैम पर प्रेशर अभी से दोगुना हो जाएगा। इसके नतीजे भयानक होंगे। डेक्स सब सुनता है, लेकिन उसके चेहरे का भाव नहीं बदलता। वो रिपोर्ट लेता है, कवर पर सर्वे इंस्टीट्यूट की सरकारी मुहर देखता है और फिर सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। कागज के वो टुकड़े हवा में उड़ते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। डेक्स मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है, मुझे मत सिखा कि तू क्या कर रहा है। तू बस इन रद्दी कागजों से मुझे डराना चाहता है ताकि मैं तेरे बागान के लिए पानी छोड़ दूं।
वो कहता है कि उसका डैम $70,000 में बना है। उसने वाटर अथॉरिटी की इंस्पेक्शन पास की है और वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ज्यादा जानता है। आसपास खड़े विलेज ऑफिशियल्स एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। नॉक्स भी वहां आ जाता है। वो अपना फोन निकालकर मेरी फोटोज लेने लगता है और कहता है कि वो इन्हें विलेज ग्रुप चैट में डालेगा ताकि सबको पता चले कि डेस्पिरेशन कैसा दिखता है। उसके मुताबिक मैं उनकी ओपनिंग से जल रहा हूं और जानबूझकर अफवाहें फैलाकर उनका दिन खराब करना चाहता हूं। मैं बहस नहीं करता। मैं शांति से अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डर ऑन करता हूं और ठंडे दिमाग से कहता हूं, मैं इस रिपोर्ट की कॉपीज अपने पास रखूंगा। अगर उस डैम को कुछ भी हुआ तो ये साबित करेगा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर डेक्स इसे नजरअंदाज करता है तो अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। डेक्स जमीन पर थूकते हुए कहता है, तू मनहूस है। ज्यादा पढ़ाई ने तेरी अक्ल मार दी है। तेरे दिमाग में सिर्फ बर्बादी भरी है। वो मुझे वहां से दफा हो जाने को कहता है और कहता है कि कल की ओपनिंग बैंक्वेट में मेरा कोई काम नहीं है। मैं अपना फोन जेब में रखता हूं, नीचे झुकता हूं और फटी हुई रिपोर्ट के कुछ जरूरी टुकड़े उठा लेता हूं। इन पर डेक्स के फिंगरप्रिंट्स हैं और ये इस बात का सबूत है कि उसने जानबूझकर इन्हें भाड़ा है। ये सब एविडेंस है। जाने से पहले मैं एक आखिरी बार तालाब की मछलियों को देखता हूं। 50,000 कोई मछलियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं। नॉक्स ने सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें उनकी सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा भर दिया है। ये खुद में एक आने वाली तबाही है। जैसे ही पानी की क्वालिटी गिरेगी, ये मछलियां तेजी से मरना शुरू हो जाएंगी। घर पहुंचकर मैं तुरंत वो वीडियो 3 अलग-अलग क्लाउड सर्वर्स पर अपलोड कर देता हूं। फुटेज एकदम साफ है। इसमें मेरी चेतावनी और डेक्स का रिपोर्ट फाड़ना सब रिकॉर्ड हो गया है। मैं इसकी लीगल वैलिडिटी पक्की करने के लिए इसमें टाइम स्टैम्प और जीपीएस वाटरमार्क भी लगा देता हूं। पॉप मुझसे पूछते हैं कि नॉक्स वालों ने क्या कहा। मैं उन्हें बताता हूं कि वो नहीं मानेंगे। अब बस इंतजार का खेल है। उस रात 10 बजे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन एक ऑरेंज रेनस्टॉर्म अलर्ट जारी करता है। बारिश अब जल्दी आने वाली है। कल रात को ही 6 इंचेस बारिश का अनुमान है और कुछ इलाकों में ये 8 इंचेस को भी पार कर सकती है। इसे अब एक एक्सट्रीम रेनस्टॉर्म माना जा रहा है। मैं खिड़की पर खड़ा होकर नॉक्स के इको आर्म को रोशनी से जगमगाता हुआ देखता हूं। वो कल की ओपनिंग की आखिरी तैयारियों में जुटे हैं, इस बात से बेखबर कि क्या होने वाला है। मेरा हर एक सबूत अब एक परफेक्ट चेन में जुड़ चुका है। अब आगे जो भी होगा, नॉक्स की फैमिली सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहरा पाएगी। ओपनिंग वाले दिन सुबह 6 बजे से ही नॉक्स के इको आर्म में हलचल शुरू हो जाती है। पूरे आंगन में 30 बैंक्वेट टेबल सजी हैं। हर टेबल पर महंगे पकवानों की भरमार है। डेक्स शहर से प्रोफेशनल शेफ्स लेकर आया है। सिर्फ सामान पर ही $4,000 से ज्यादा खर्च हुए हैं। गांव के लगभग हर घर को न्योता दिया गया है। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उसने कुछ टाउनशिप ऑफिशियल्स को भी बुलाया है। पॉप और मैं सबसे आखिर में पहुंचते हैं। एंट्रेंस पर एक विशाल इन्फ्लेटेबल आर्च खड़ा है जिस पर सुनहरे अक्षरों में नॉक्सेस इको आर्म ग्रैंड ओपनिंग लिखा है। पटाखों के धमाके हो रहे हैं और स्पीकर से तेज म्यूजिक बज रहा है। तालाब के पास एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां लोग $1 का बैग लेकर मछलियों को दाना खिला सकते हैं। नॉक्स एक नए सूट में एंट्रेंस पर खड़ा मेहमानों का स्वागत कर रहा है। जब वो हमें देखता है तो उसकी मुस्कुराहट एक पल के लिए रुकती है, लेकिन वो खुद को संभालकर हमें अंदर आने का इशारा करता है। इतने लोगों के सामने उसे अपनी इमेज बनाए रखनी है। बैंक्वेट ठीक 11 बजे शुरू होता है। डेक्स हाथ में गिलास लिए एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा रहा है। उसका चेहरा गर्व से लाल है। वो हर किसी को बता रहा है कि उनकी किस्मत चमक गई है और आखिरकार उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। जब वो भाषण के भावुक हिस्से पर पहुंचता है तो अपनी आंखें पोंछता है। भीड़ तालियां बजाती है। मैं अपनी जगह पर बैठकर सब कुछ शांति से देख रहा हूं। कल से अब तक तालाब का वाटर लेवल 8 इंचेस और बढ़ गया है। ओपनिंग पर दिखावे के लिए नॉक्स ने सुबह होने से पहले और पानी भरवा दिया था। अब पानी डैम के ऊपरी हिस्से से सिर्फ 16 इंचेस नीचे है। 50,000 मछलियां पानी में तड़प रही हैं। नजारा देखने में तो शानदार है, लेकिन मैं गौर करता हूं कि कुछ मछलियां सतह पर आ रही हैं। ये ऑक्सीजन की कमी की निशानी है। डैम की बाहरी दीवार पर हल्की गीली लकीरें दिखने लगी हैं। ये सीपेज है, इस बात का संकेत कि नीचे की वाटरप्रूफ लेयर अब जवाब दे रही है। आम हालातों में इतना सीपेज कोई बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन अगर भारी बारिश हुई तो ये सीपेज मिट्टी को और नरम कर देगा।
जिससे आखिरकार पूरी डैम वॉल गिर जाएगी। दोपहर को नॉक्स मेरी टेबल की तरफ आता है। वो अपना ग्लास उठाता है और भीड़ को संबोधित करने लगता है। वो जानबूझकर जोर से बोलता है ताकि सब सुन सके। वो कहता है कि गांव से किसी का यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बनना गर्व की बात है, लेकिन दुख तब होता है जब वो पढ़ाई इंसान को बेवकूफ बना दे। फिर वो अपनी बात घुमाता है। वो कहता है कि मैं उसके फार्म के बगल में एक कॉम्पोस्ट साइट चला रहा हूं, दिन भर बदबू में रहता हूं और खुद को होशियार समझता हूं। वो इसे बर्बाद शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण बताता है। टेबल्स पर हंसी गूंज उठती है। नॉक्स के कुछ करीबी साथी भी तंज कसने लगते हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्री की औकात सूअर पालने जितनी भी नहीं है। मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं बस अपनी चाय उठाता हूं और धीरे धीरे पीता हूं। नॉक्स देखता है कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रहा तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। वो अपनी बात जारी रखता है कि आज नॉक्स परिवार का दिन है और अगर मेरी कोई औकात होती तो अपने खानदान का आखिरी वारिस होने के नाते मैंने अब तक कुछ असली खड़ा किया होता, ना कि अपने बागान में छुपकर दिन भर गड्ढे खोदता। मेरे बगल में बैठे पॉप का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो जवाब देने के लिए उठने ही वाले होते हैं कि मैं उनका कंधा दबा देता हूं, अभी नहीं। तभी मुझे क्षितिज पर बादलों का एक झुंड अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, घने और नीचे झुके हुए, जिनका रंग लोहे जैसा स्लेटी है। ये क्लासिक क्यूम्युलोनिम्बस बादल हैं जो एक ताकतवर कन्वेक्टिव स्टॉर्म के आने का संकेत दे रहे हैं। मैं अपना फोन निकालकर वेदर रेडार खोलता हूं। बादलों का ये सिस्टम उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में यहां होगा। मैं अपनी चाय नीचे रखता हूं। मैं नॉक्स की तरफ देखता हूं जो अब भी बोले जा रहा है। फिर ऐसी आवाज में, जो बहुत तेज तो नहीं है लेकिन टेबल पर बैठे हर इंसान को सुनाई दे, मैं कहता हूं, आज की ये ओपनिंग एक जश्न तो है, लेकिन शायद ये नॉक्सिस इको आर्म की क्लोजिंग सेरेमनी भी साबित हो सकती है। नॉक्स रुकता है और फिर ठहाका मारकर हंसने लगता है। वो पूछता है कि क्या मैं जलन के मारे पागल हो गया हूं। मैं उसे कुछ नहीं समझाता। मैं धीरे से अपना हाथ उठाकर उन काले बादलों की तरफ इशारा करता हूं जो क्षितिज पर हमारी तरफ मुड़ रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता तो 4 घंटे इंतजार कर लो। लोग मेरे इशारे का पीछा करते हैं। बादल इतनी तेजी से जमा हो रहे हैं कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। आसमान साफ तौर पर काला होता जा रहा है। टेबल्स पर बैठे कुछ पुराने किसान पीले पड़ जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में गुजारी है। वो आसमान को पढ़ना जानते हैं और समझ जाते हैं कि क्या आने वाला है। इससे पहले कि नॉक्स कुछ और कह पाए, हवा का एक तेज झोंका पूरे आंगन को चीरता हुआ निकलता है। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर लगे झंडे फड़फड़ाने लगते हैं। सजावटी गुब्बारे टूटकर आसमान में गायब हो जाते हैं। तालाब की सतह पर लहरें तेजी से दौड़ने लगती हैं। मछलियां घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। दूर से बादलों के गरजने की गूंज सुनाई देती है। मैं अपने फोन पर स्टॉर्म अलर्ट देखता हूं। बारिश दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली है। अब नॉक्स का ये गिरता हुआ डैम इस तूफान को झेल पाएगा या नहीं, ये कुदरत के हाथ में है। बैंक्वेट जारी रहता है, लेकिन माहौल अब बदल चुका है। दोपहर 2:45 पर बारिश की पहली बूंद तालाब की सतह पर गिरती है। मेहमान बाहर की तरफ भागने लगते हैं। नॉक्स वर्कर्स को बाहर की टेबल्स और कुर्सियां अंदर करने का ऑर्डर देता है और अब भी यही रट लगाए हुए हैं कि ये बस एक हल्की बौछार है जिससे मछली पकड़ने के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉप और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करते। हम फार्म के एंट्रेंस पर खड़े होकर आसमान को पूरी तरह काला होते हुए देखते हैं। ठीक 3 बजे बारिश किसी भी फोरकास्ट से कहीं ज्यादा भयानक अंदाज में टूट पड़ती है। अंगूर के दाने जितनी बड़ी बूंदें जमीन पर टकरा रही हैं। देखते ही देखते विजिबिलिटी खत्म हो जाती है और पूरी दुनिया बारिश की एक चादर के पीछे छुप जाती है। मैं पॉप का हाथ पकड़ता हूं और हम वापस निकल जाते हैं सड़क पर। पहले से ही टखनों तक पानी भर चुका है। गलियों में कीचड़ वाला पानी तेज धाराओं में बह रहा है। मैं अपने बागान के किनारे से होकर गुजरता हूं ताकि ड्रेनेज नेटवर्क चेक कर सकूं। ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा मैंने डिजाइन किया था। हर चैनल बखूबी अपना काम कर रहा है। पानी उन्हीं ढलानों से होकर गुजर रहा है जैसा मैंने कैलकुलेट किया था। वहां से ये वर्टिकल शाफ्ट्स के जरिए जमीन की गहराई में जा रहा है। वो पानी जो पेड़ों की जड़ों को डुबा देता, वो 10 मिनट के अंदर ही ड्रेन हो चुका है। जमीन के नीचे ग्रेवल लेयर्स और वाटर अब्जॉर्बेंट रेजिन अपना काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये चैनल्स बारिश के पानी को बहुत तेज रफ्तार से नीचे भेज रहे हैं,
जिससे नॉक्स के डैम के बेस में एक जबरदस्त वर्टिकल वाटर प्रेशर बन रहा है। ये प्रेशर मिट्टी के छेदों से ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है, जो एक इनविजिबल काउंटर फोर्स तैयार कर रहा है। मैंने इसका कैलकुलेशन किया है। ये काउंटर प्रेशर 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद अपने पीक पर होगा और उस वक्त डैम की फाउंडेशन पर पड़ने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस खतरनाक स्तर तक गिर जाएगा। घर पहुंचकर मैं अपना लैपटॉप खोलता हूं और रियल टाइम वेदर डेटा चेक करता हूं। रेडार दिखा रहा है कि बारिश की मेन बैंड बहुत धीरे चल रही है, जिसका मतलब है कि ये कम से कम 6 घंटे तक हमारे इलाके में ही थमी रहेगी। यानी कुल बारिश 8 इंच से ज्यादा होगी। ये 50 साल में एक बार आने वाला तूफान है। बाहर बिजली कड़क रही है और आसमान चीर रही है। शाम 4:30 बजे मैं बाइनोक्यूलर से नॉक्स के तालाब को देखता हूं। पानी अब ऊपरी किनारे से सिर्फ 8 इंचेस नीचे है। नॉक्स 7-8 वर्कर्स के साथ बारिश में डैम पर चढ़ा हुआ है। वो पानी निकालने के लिए स्पिलवे खोलना चाहते हैं, लेकिन स्पिलवे बहुत ऊपर है, जो कि पूरी तरह बेकार और उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। पहाड़ के ऊपर से आने वाला बाढ़ का पानी अब जमा हो रहा है। एक छोटा सा नाला अब कीचड़ और मलबे का एक उफनता हुआ सैलाब बन चुका है, जो अपने साथ टहनियां और पत्थर लिए नॉक्स के रिजर्वॉयर में तेजी से गिर रहा है। पानी हर मिनट 1 इंच की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस हिसाब से अगले 10 मिनट में पानी डैम के ऊपर से बहने लगेगा। मैं देख सकता हूं कि नॉक्स अब बुरी तरह घबरा गया है। वो डैम पर इधर उधर भाग रहा है और रेडियो पर चिल्ला रहा है। कुछ एक्सकवेटर्स वहां पहुंचते हैं और डैम के किनारे इमरजेंसी रिलीफ चैनल्स काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 5:10 पर मुझे ग्राउंड वाटर लेवल में कुछ अजीब बदलाव नजर आते हैं। डैम के बेस के पास जो बेंटोनाइट मैंने इंजेक्ट किया था, उसने पानी सोख लिया है और वो अपनी पूरी कैपेसिटी तक फैल चुका है। मिट्टी की परतों के बीच अब चिकनी सतह बन चुकी है। पूरी फाउंडेशन की ताकत तेजी से खत्म हो रही है। डैम के अंदर से रिसाव शुरू हो गया है। डैम के निचले हिस्से से कीचड़ भरे पानी की तेज धारें निकलने लगती हैं, जो जमीन में सुराख कर रही हैं। ये इस बात का साफ इशारा है कि स्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। डैम अब किसी भी पल गिरने वाला है। मैं गौर करता हूं कि तालाब की सारी मछलियां अब ऊपर आ चुकी हैं। 50,000 मछलियां एक दूसरे में फंसी हुई बेबसी से सांस लेने की कोशिश कर रही हैं। बाढ़ के पानी ने तालाब को पूरी तरह मटमैला कर दिया है और ऑक्सीजन का लेवल गिर चुका है। बहुत सारी मछलियां पहले ही मरकर ऊपर तैरने लगी हैं। नॉक्स परिवार का वो $1,50,000 का इन्वेस्टमेंट अब डराने वाली रफ्तार से मिट्टी में मिल रहा है। शाम के 5:30 बजे हैं। नॉक्स एक एक्सकावेटर को पागलों की तरह खुदाई करने का इशारा करता है। वो बाढ़ का पानी जबरदस्ती मेरे ऑर्चर्ड की तरफ मोड़ना चाहता है। एक्सकावेटर का बकेट पहले ही प्रॉपर्टी बाउंड्री मार्कर को पार कर चुका है और मेरी जमीन को चीर रहा है। मैं अपना रेन जैकेट पहनता हूं, अपना फोन उठाता हूं और उस तूफान में बाहर निकल जाता हूं। इस बार मैं चाहता हूं कि हर कोई साफ तौर पर देख ले कि कानून कौन तोड़ रहा है और अपनी बर्बादी को दावत कौन दे रहा है। मैं खुद को एक्सकावेटर के ठीक सामने 15 फीट से भी कम की दूरी पर तैनात कर लेता हूं। मेरा फोन सीधा कैप की तरफ है और मैं पूरे गांव के सामने लाइव आ जाता हूं। व्यूअर काउंट देखते ही देखते 530 के पार चला जाता है। बारिश की वजह से फुटेज थोड़ी हिल रही है, लेकिन इतनी साफ जरूर है कि सब दिख रहा है। मैं कैमरा का एंगल घुमाता हूं ताकि एक्सकावेटर के बकेट को मेरी जमीन उखाड़ते हुए कैद कर सकूं। फ्रेम के बाईं तरफ प्रॉपर्टी बाउंड्री मार्कर साफ दिखाई दे रहा है। सबूत अब सबके सामने है। मैं कैमरा में देखकर बोलता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, गवाह बनिए। नॉक्स की फैमिली गैर कानूनी तरीके से मेरी जमीन खोद रही है और बाढ़ के पानी को मेरे ऑर्चर्ड की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। कमेंट्स का सैलाब आ जाता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो कुछ नॉक्स के परिवार को फटकार लगा रहे हैं कि ये अब बर्दाश्त से बाहर है। नॉक्स के कुछ रिश्तेदार उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चैट में सवाल पूछ रहे हैं कि उस बड़े से पॉन्ड में पानी का लेवल इतना खतरनाक तरीके से ऊपर क्यों है। नॉक्स मुझे फिल्मिंग करते हुए देख लेता है। वो डैम से पागलों की तरह भागता हुआ आता है, पूरी तरह भीगा हुआ और आंखों में गुस्सा लिए। वो मुझ पर चिल्लाता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें इसी मिट्टी में जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। मैं 2 कदम और आगे बढ़ता हूं और वो बात कहता हूं जिसके लिए मैं लंबे समय से तैयार था। अगर तुमने उस बाउंड्री मार्कर को पार किया तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की जानबूझकर की गई तोड़फोड़ और इलीगल फ्लड डिवर्जन माना जाएगा। इसके बाद जो भी अंजाम होगा
उसके जिम्मेदार तुम होगे। मेरी आवाज साफ और बुलंद है। लाइव स्ट्रीम देख रहा हर एक व्यूअर मेरी एक एक बात सुन रहा है। नॉक्स के पास अब इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। डैम के निचले हिस्से में सीपेज फेलियर की रफ्तार तेज हो गई है। उसके बेस से पानी की दर्जनों धारें निकल रही हैं। पॉन्ड का लेवल लगातार बढ़ रहा है। पानी अब डैम के ऊपर से बहने लगा है। अगर उसने तुरंत प्रेशर कम नहीं किया तो पूरा डैम किसी भी पल ढह सकता है। लेकिन एक्सकवेटर अब भी खुदाई जारी रखे हुए है। नॉक्स मुझे एक तरफ धक्का देता है और ऑपरेटर पर चिल्लाता है कि काम तेज करो। तभी तेज बारिश के बीच एक कार फार्म के एंट्रेंस पर आकर रुकती है। मिस्टर वैंस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, छाते तक का इंतजार नहीं करते और सीधे पॉन्ड की तरफ दौड़ते हैं। जो वो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पानी की सतह पर मरी हुई मछलियों का ढेर लगा है। मटमैले पानी में सफेद पेट वाली हजारों मछलियां तैर रही हैं और वहां एक बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई है। $300 वाली वे कीमती कोई मछलियां मर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 30,000 मछलियां मर चुकी हैं। मिस्टर वैंस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डेक्स की तरफ मुड़कर पूछते हैं, ये सब क्या हुआ? डेक्स हकलाते हुए कहता है, ये तो बस तूफान की वजह से हुआ एक हादसा है। खेतीबाड़ी में ऐसे जोखिम तो होते ही हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मिस्टर वैंस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो उसी वक्त ऐलान कर देते हैं कि वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं और मांग करते हैं कि नॉक्स की फैमिली उनकी इंस्पेक्शन फीस और मुनाफे की रकम, जो कुल मिलाकर $70,000 होती है, तुरंत लौटाए। सबके सामने ही मिस्टर वैंस अपने लॉयर को फोन कर देते हैं। डेक्स कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वैंस वहां से जा चुके होते हैं। अपनी कार में बैठने से पहले वो आखिरी बात कहते हैं, अब कोर्ट में मिलते हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम ये सब कुछ कैद कर रही है। व्यूअर काउंट अब 2000 के पार पहुंच गया है, जिनमें से कई लोग पास के टाउनशिप और जिले के हैं। खबर तेजी से फैल रही है। ठीक 6 बजे सच का सामना करने की घड़ी आ जाती है। डैम के निचले हिस्से से एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ये आवाज है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के पूरी तरह जवाब दे जाने की। मेरा हिसाब लगाया हुआ ब्रेकिंग पॉइंट तय समय से 15 मिनट पहले ही आ गया। नॉक्स की लापरवाही भरी खुदाई ने शायद उस आखिरी सहारे को भी खत्म कर दिया जिसने उसे थाम रखा था। पाइपिंग जेट का आकार दुगना हो गया है। डैम के बेस में दरारें पड़ने लगी हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। मैं पूरी ताकत से चिल्लाता हूं, डैम टूटने वाला है, सब भागो। मेरी आवाज लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे गांव तक पहुंच रही है। वहां काम कर रहे मजदूर 1 सेकंड के लिए ठिठकते हैं, फिर सब कुछ छोड़ छाड़कर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नॉक्स अब भी एक्सकवेटर को आगे बढ़ने का इशारा कर रहा है, लेकिन ऑपरेटर पहले ही कैब से कूद चुका है और बिना पीछे मुड़े ऊपर की ओर भाग रहा है। डेक्स वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और उस डैम को देखता रह जाता है जिसने उसकी सारी दौलत निकल ली। उसकी आंखें पथरा गई हैं। मैं पॉप को पकड़ता हूं और हम तेजी से पीछे हटते हैं। हम ऑर्चर्ड के ऊंचे हिस्से पर अपनी जगह ले लेते हैं, जो डैम से पूरे 100 मीटर दूर है। मैं अपना फोन उठाता हूं और कैमरा उस टूटते हुए डैम की तरफ कर देता हूं। स्ट्रीम पर मौजूद हर एक व्यूअर अपनी स्क्रीन से चिपका हुआ है, इंतजार कर रहा है कि अब क्या होगा। तेज बारिश में डैम के बीच की दरार और चौड़ी हो जाती है। पानी उस छेद से तेजी से निकलने लगता है और आसपास की मिट्टी को काटते हुए पूरा स्ट्रक्चर आगे की तरफ झुक जाता है। ये पूरी तरह ढह जाने का आखिरी इशारा है। मैं कैमरे में देखता हूं, एकदम शांत और स्थिर। जो आप अब देखने जा रहे हैं वो एक ऐसी तबाही है जिसे रोका जा सकता था। मेरे शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि एक कान फाड़ देने वाली आवाज आती है। डैम के बीच का हिस्सा एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। 80,000 क्यूबिक मीटर बाढ़ का पानी 4 मीटर ऊंची दीवार बनकर बाहर निकलता है। उस लहर के साथ कीचड़, पत्थर और मरी हुई मछलियां बह रही हैं। एक ऐसी ताकत जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे। मेरा फोन बिल्कुल स्थिर है और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। व्यूअर काउंट अब 10,000 पहुंच गया है। लाइव कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे हैं कि स्क्रीन पढ़ना मुश्किल है। पानी के आजाद होते ही पहले ही सेकंड में मुझे दिख जाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अपना ड्रेनेज नेटवर्क डिजाइन करते समय सोचा था। पानी जमीन की ढलान के हिसाब से दक्षिण पश्चिम की ओर 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाता है। वो रास्ता सीधे नॉक्स के इको फार्म के दिल की तरफ जाता है, जहां उसकी लग्जरी विला, मेन रेस्टोरेंट और बाकी सब कुछ है। मेरा ऑर्चर्ड पूर्व की ओर है, जो नॉक्स की जमीन से पूरे 1.2 मीटर ऊंचा है।
और सबसे जरूरी बात, मेरे ऑर्चर्ड के चारों तरफ खोदी गई ड्रेनेज डिचेस अब एक बेहतरीन फ्लड डाइवर्शन बैरियर का काम कर रही हैं। जैसे ही पानी ऑर्चर्ड के किनारे पहुंचता है, वो अपने आप नीचे की गहरी ड्रेनेज लेयर की तरफ मुड़ जाता है और फिर अंडरग्राउंड पाइप्स के जरिए दूर एक निचले इलाके में निकल जाता है। बाढ़ का पानी दहाड़ते हुए नॉक्स विला की तरफ बढ़ रहा है, जो 3 मंजिला यूरोपियन स्टाइल की इमारत है और जिसे बनाने में 8 लाख से ज्यादा का खर्चा आया था। डेक्स ने सोचा था कि वो नीचे की मंजिल को रिसेप्शन हॉल और ऊपर की मंजिलों को गेस्ट हाउस बनाएगा। अब 4 मीटर ऊंची पानी की दीवार विला की लोड बेयरिंग वॉल से टकराती है। टक्कर होते ही खिड़कियां धमाके के साथ टूट जाती हैं, दरवाजे और फ्रेम लहरों के साथ उखड़ जाते हैं। पानी के दबाव से पूरी इमारत कराह उठती है। महज 30 सेकंड में नीचे की मंजिल की दीवारें ढहने लगती हैं, मार्बल फ्लोर्स उखड़ जाते हैं, चमड़े के सोफाज और रोजवुड फर्नीचर पानी में खिलौनों की तरह बहने लगते हैं। मैं कैमरा का एंगल एडजस्ट करता हूं ताकि हर एक चीज साफ दिखे। बाढ़ का तांडव जारी है। रेस्टोरेंट की मेटल रूफ एक झटके में उखड़ जाती है। लाखों का किचन इक्विपमेंट पानी में बिखरा पड़ा है। लकड़ी के महंगे रास्ते ताश के पत्तों की तरह टूट रहे हैं। वो कीमती लकड़ी मटमैले पानी में समा गई है। मछली का पौंड पूरी तरह तबाह हो चुका है। बची हुई 20,000 से ज्यादा मछलियां बाढ़ के साथ बह गई हैं। 1.2 मिलियन जो नॉक्स ने उन मछलियों पर खर्च किए थे, अब बस मरी हुई मछलियों का ढेर है। मैं पॉप की तरफ देखता हूं। उनके चेहरे पर राहत है, वैसी राहत जो किसी भयानक संकट से बचने के बाद मिलती है, और साथ ही नॉक्स परिवार के साथ जो हुआ उसे देखकर एक हैरानी भी। मैं कैमरा की तरफ मुड़ता हूं और शांति से कहता हूं, जब आप कुदरत का सम्मान किए बिना निर्माण करते हैं तो यही होता है। तभी स्ट्रीम में कोई कहता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि पानी ने मेरे ऑर्चर्ड को अपने आप छोड़ दिया। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं स्क्रीन स्विच करता हूं और वो टोपोग्राफिक सर्वे मैप दिखाता हूं जो मैंने पहले से तैयार किया था। इलाके की हर ऊंचाई को साफ तौर पर मार्क किया गया है। नॉक्स का इको फार्म एक प्राकृतिक निचले बेसिन में है, जबकि मेरा ऑर्चर्ड ऊंचाई पर। ये भौगोलिक तथ्य है और कोई भी काउंटी लैंड ब्यूरो से ओरिजिनल डेटा निकालकर चेक कर सकता है। मैं समझाना जारी रखता हूं, फ्लड बेसिन बनाना हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के सबसे बुनियादी नियमों के खिलाफ है। मैंने उन्हें कई बार आगाह किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। बाढ़ 20 मिनट तक तबाही मचाती है और फिर शांत होने लगती है। नॉक्स का इको फार्म अब पहचानने लायक नहीं रहा। विला की पहली मंजिल गायब है, दूसरी मंजिल की दीवारों में दरारें हैं। अब रहने लायक नहीं बचा। मछली का तालाब अब कीचड़ का एक बड़ा गड्ढा है और डैम के बीच में जमीन पर एक गहरा जख्म बन गया है। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक नॉक्स परिवार को 3 मिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। डेक्स कीचड़ में बैठा सिर से पैर तक कांप रहा है। नॉक्स मलबे के बीच घुटनों के बल बैठा है, अपने सिर को हाथों से पकड़े हुए, और बेबसी में चिल्ला रहा है। मैं स्ट्रीम बंद कर देता हूं, लेकिन 1 सेकंड भी डिलीट नहीं करता। ये 23 मिनट की रिकॉर्डिंग अब तक 20,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और न जाने कितनों ने इसे सेव कर लिया होगा। ये आने वाली कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा सबूत बनेगा। तूफान अब भी थम नहीं रहा, लेकिन सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है। मैं पॉप का हाथ पकड़ता हूं और अपने ऑर्चर्ड को देखने चलता हूं। ड्रेनेज नेटवर्क ने कमाल कर दिया। पानी की एक एक बूंद बाहर निकल चुकी है। एक भी पेड़ की जड़ में पानी नहीं भरा। जो पेड़ सिर्फ फोलियर फर्टिलाइजर के दम पर जिंदा थे, वे अब बारिश का पानी पी रहे हैं और उनमें नई जान आ रही है। टहनियों पर हल्के हरे रंग की नई कोंपलें दिखने लगी हैं। ये फिर से जी उठने की पहली निशानी है। मैं ऑर्चर्ड में खड़ा होकर नॉक्स के इको फार्म के मलबे को देखता हूं। जो पीछे बचा है वो बस एक खोखला ढांचा है। पूरे इलाके पर 30 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा पीला कीचड़ जम गया है। विला की नींव हिल चुकी है और उसकी स्टील रॉड्स बाहर की तरफ मुड़ गई हैं। रेस्टोरेंट को लाल टेप से सील कर दिया गया है। हर तरफ मरी हुई मछलियां पड़ी हैं। 50,000 कोई मछलियां पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। उनकी बदबू दूर दूर तक फैल रही है। अगली सुबह जब तूफान थमा तो नॉक्स के इको फार्म पर एक साथ 3 गाड़ियां पहुंची। पहली काउंटी वाटर अथॉरिटी की गाड़ी थी। इंस्पेक्टर्स टूटे हुए डैम की जांच कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट साफ है। डैम को मंजूरी दी गई ऊंचाई से 1.7 मीटर ज्यादा ऊंचा बनाया गया था और 3 इमरजेंसी स्पिलवे आउटलेट्स को गैर कानूनी तरीके से बंद कर दिया गया था। ये एक गंभीर अपराध है।
दूसरी गाड़ी टाउनशिप पुलिस स्टेशन की है, जिसमें मेरा जमा किया हुआ पूरा सबूतों का पैकेट है। ओरिजिनल रिपोर्ट्स, मौके की वार्निंग फुटेज और नॉक्स के आदमियों द्वारा रात के अंधेरे में स्पिलवे को नष्ट करने की इंफ्रारेड फुटेज। वो रात की फुटेज सबसे जरूरी है। ये साबित करती है कि नॉक्स परिवार ने जानबूझकर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। तीसरी गाड़ी में मिस्टर वैंस की लीगल टीम है, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी फाइल्स हैं और वो सिविल प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। मैं ऑर्चर्ड के किनारे खड़ा होकर ये सब होते देख रहा हूं। नॉक्स मलबे में अपने पिता को ढूंढता है। वे दोनों उस ढहे हुए विला के सामने खामोश खड़े हैं। डेक्स रातों रात 10 साल बूढ़ा लगने लगा है। उसका कंधा झुक गया है और आंखों में कोई चमक नहीं है। उसका सारा घमंड चूर हो चुका है। सुबह 10 बजे पुलिस नॉक्स के पास पहुंचती है और उसे समन्स थमाती है। उस पर खतरनाक तरीके से जन सुरक्षा को खतरे में डालने और स्पिलवे को रोकने का आरोप है, जिसकी वजह से डैम टूटा और आसपास के खेतों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जैसे ही नॉक्स को ले जाया जाता है, वो पलटकर उस मलबे को देखता है और फिर दूर खड़े मुझे। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक खालीपन और हैरानी है। डेक्स पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। वो अकेला खड़ा रह जाता है और पेट्रोल कार पहाड़ों के रास्ते ओझल हो जाती है। वो आदमी जिसने दशकों तक इस गांव को डराया, आज पहली बार महसूस कर रहा है कि बेबस होना क्या होता है। मैं ऑर्चर्ड में पेड़ों को देखने जाता हूं। कल रात की बारिश उस मिट्टी में गहराई तक उतर गई है, जो बहुत समय से प्यासी थी। पेड़ों की जड़ें अब फैल रही हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है और मिट्टी का रंग गहरा काला हो गया है। उस दोपहर चीफ जैन मुझे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि काउंटी वाटर अथॉरिटी ने उस गैर कानूनी डैम को पूरी तरह हटाकर जलमार्ग को उसकी पुरानी स्थिति में लाने का फैसला किया है। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो जलमार्ग हमेशा से दोनों परिवारों का साझा हिस्सा था। नॉक्स का पंप एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। उनके सारे दावे खारिज कर दिए गए हैं। ये शब्द वो जवाब हैं जिनका मैंने 20 साल इंतजार किया। जिस हक के लिए मेरे दादाजी सालों लड़े और कभी जीत नहीं पाए, वो आज एक कागज के टुकड़े से वापस मिल गया। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो सिर्फ एक शुरुआत है। नॉक्स परिवार पर असली वार तो उस कर्ज का होगा जो उन्हें चुकाना है। नॉक्स की गिरफ्तारी के 7वें दिन फैसले आने शुरू हो जाते हैं। काउंटी सिविल कोर्ट में मिस्टर वैंस के केस से शुरुआत होती है। सबूत एकदम पक्के हैं। नॉक्स के इको फार्म और मिस्टर वैंस के बीच हुए अग्रीमेंट में साफ लिखा था कि फार्म को 3 महीने के भीतर काम शुरू करना होगा, वरना उन्हें पूरा डिपॉजिट जुर्माने के साथ लौटाना होगा। वैंस का लॉयर कोर्ट में सबूतों के 37 पन्ने पेश करता है। नॉक्स के फार्म की साइट फोटोज, मरी हुई मछलियां, डैम के ढहने का फुटेज और वो तबाही जो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में कैद की थी। ये सबूत साबित कर देते हैं कि नॉक्स फैमिली कभी भी एक लीगल बिजनेस चलाने के लायक थी ही नहीं। ये सब बस एक धोखेबाजी थी। डेक्स का लॉयर बहस करने की कोशिश करता है कि डैम का गिरना एक प्राकृतिक आपदा थी और इसके लिए नॉक्स फैमिली को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मिस्टर वैंस का लॉयर तुरंत वो जियोलॉजिकल सेफ्टी रिपोर्ट निकाल लेता है जो मैंने डेक्स को दी थी। उसने उस रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन मेरे पास एक बैकअप था। डैम के साथ जुड़ा हर खतरा उसमें साफ साफ लिखा था। और सबसे बड़ी बात, मेरे फोन फुटेज में डेक्स को वो रिपोर्ट सबके सामने फाड़ते और सुधार करने से मना करते हुए साफ देखा जा सकता है। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। कोर्ट तुरंत अपना फैसला सुनाती है। नॉक्स फैमिली को मिस्टर वैंस को 3 लाख रुपीस का रिटर्न डिपॉजिट और 4,50,000 की पेनल्टी देनी होगी, यानी कुल 7,50,000। ये पेमेंट फैसले के 15 दिनों के अंदर करनी होगी, वरना कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये तो बस पहली किश्त है। इसके ठीक पीछे विलेज कलेक्टिव ने अपना दावा ठोक दिया है। डैम टूटने से नीचे के 12 घरों के खेतों में पानी भर गया और उनकी फसली पूरी तरह बर्बाद हो गई। टाउनशिप गवर्नमेंट की जांच में 2,30,000 के क्रॉप लॉसेस का आकलन होता है। नॉक्स फैमिली को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार माना गया है। जब डेक्स ये आंकड़ा सुनता है तो वो अपनी कुर्सी में धंस जाता है। परिवार के सारे अकाउंट्स मिलाकर भी 5 लाख से कम है, जो मुआवजे के आसपास भी नहीं है। उधर नॉक्स अभी भी डिटेंशन सेंटर में बंद है और उसे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रहीं। काउंटी वाटर अथॉरिटी ने भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नोटिस जारी कर दिया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना इजाजत के पानी रोकना और पब्लिक सेफ्टी को गंभीर खतरे में डालना। 1,20,000 का जुर्माना और साथ ही सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स को तुरंत गिराने का आदेश, वो भी अपने खुद के खर्चे पर। और जमीन को पुरानी हालत में वापस लाना होगा। जुर्माने और दावों की जैसे बारिश होने लगती है।
डेक्स पहले लड़ता है, फिर सुन्न हो जाता है और आखिरकार पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता है कि नॉक्स फैमिली अब खत्म हो चुकी है। 12वें दिन डेक्स एक बिचौलिए के जरिए मामला शांति से सुलझाने की पेशकश करता है। वो अपने बर्बाद हो चुके फार्म को कम कीमत पर मेरे नाम करने को तैयार है। वो बस इतनी गुजारिश करता है कि मैं उसका कर्ज कम करवाने में उसकी मदद करूं। वो मान लेता है कि शुरुआत से ही नॉक्स फैमिली की ही गलती थी और अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं उसकी ये ऑफर ठुकरा देता हूं। ये किसी नफरत की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को अपना पूरा रास्ता तय करना होगा। नॉक्स फैमिली का हर कर्ज किसी न किसी असली इंसान की मेहनत है। अगर मैं उनके लिए बोलूं तो मैं उन सब के साथ गद्दारी करूंगा जिनका उन्होंने नुकसान किया है, और इसके अलावा नॉक्स फैमिली का मुझ पर भी कर्ज है। मैं अपना खुद का लॉयर करके मुकदमा दायर करता हूं और पानी रोकने की वजह से हुए ऑर्चर्ड के नुकसान के मुआवजे की मांग करता हूं। मैं 3 महीने के सारे रिकॉर्ड्स, सॉइल टेस्ट रिजल्ट्स, मरे हुए पेड़ों की गिनती, फोलियर फर्टिलाइजर की रसीदें और वो हर खर्च पेश करता हूं जो मैंने पेड़ों को जिंदा रखने के लिए किए थे। कुल 1,87,000 का नुकसान। डेक्स का लॉयर बात पलटने की कोशिश करता है और दावा करता है कि मेरे ड्रेनेज नेटवर्क ने ग्राउंड वाटर बैलेंस को बिगाड़ दिया, जिससे डैम जल्दी गिर गया, और वो मुझ पर भी जिम्मेदारी डालने की मांग करता है। ये वही पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं कोर्ट में 3 ठोस सबूत पेश करता हूं। पहला, प्रोविंशियल जियोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो साबित करती है कि मेरा ड्रेनेज नेटवर्क सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरा, काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो से मिला सॉइल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट परमिट जो साबित करता है कि हर निर्माण कानूनी तौर पर मंजूर था। और तीसरा, वो फुटेज जिसमें नॉक्स रात के अंधेरे में गुंडे भेजकर मेरे ड्रेनेज चैनल्स को तबाह करवा रहा है। इंफ्रारेड कैमराज में साफ दिख रहा है कि नॉक्स फैमिली ने ही क्रिटिकल स्पिलवे सपोर्ट पॉइंट्स को तोड़ा था। इन 3 सबूतों के बाद विपक्षी लॉयर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। जज तुरंत उनके काउंटर क्लेम को खारिज कर देते हैं और फैसला सुनाते हैं कि नॉक्स फैमिली को मुझे पूरा मुआवजा 30 दिनों के अंदर देना होगा। फैसले के अंत में एक स्पेशल नोट भी लिखा जाता है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर उल्लंघन किया और उनकी सारी दलीलें खारिज की जाती हैं। जब मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूं तो डेक्स को सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा पाता हूं। फैसला लागू होने के 10 दिन बाद नॉक्स फैमिली अपना बचा कुचा सामान बेचना शुरू कर देती है। उस मलबे और सड़ती हुई मछलियों वाले फार्म को कोई नहीं खरीदना चाहता, ऑक्शन की कम से कम कीमत पर भी नहीं। डेक्स अब गिरे हुए ढांचों के मलबे से लोहा और ईंटें बीन रहा है, जिससे उसे 20,000 से भी कम मिलते हैं। वो विला जिसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, जबरदस्ती गिरा दिया जाता है। उसे गिराने का खर्चा एक और बिल है जो वो नहीं भर सकता। वो यूरोपियन स्टाइल विला जिसे बनाने में 8 लाख लगे थे, अब बस मलबे का ढेर है। आदेश है कि उसकी फाउंडेशन को भी पूरी तरह साफ करके खाली जमीन बनाना होगा। नॉक्स फैमिली गांव का अपना पुराना घर बेचने की कोशिश करती है, लेकिन नॉक्स के क्रिमिनल केस की वजह से उनके परिवार का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि कोई उसे छूना भी नहीं चाहता। कीमत 6 लाख से गिरकर 3 लाख पर आ जाती है, फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलता। उनका आखिरी पत्ता है वो वाटर सोर्स लैंड। वो जमीन असल में विलेज कलेक्टिव की थी, जिसे नॉक्स फैमिली को 30 साल के लीज पर दिया गया था। पैसों की तंगी में डेक्स अब बचे हुए 23 साल के लीज को ट्रांसफर करने का फैसला करता है। सबको पता है उस जमीन की क्या कीमत है। वो पूरे इलाके के पानी के सप्लाई को कंट्रोल करती है। जिसके पास वो जमीन होगी वही नीचे के सारे खेतों की सिंचाई का मालिक होगा। डेक्स 1.5 लाख मांगता है। गांव के कुछ बड़े किसान देखने आते हैं, लेकिन कोई भी कीमत पर राजी नहीं होता। डेक्स को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन वो जमीन को कौड़ियों के भाव नहीं देना चाहता। वो हर तरफ से फंस चुका है। 20वें दिन तक कोर्ट का इन्फोर्समेंट ऑर्डर आ जाता है। अगर नॉक्स फैमिली पेमेंट नहीं करते तो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आखिरकार डेक्स टूट जाता है और चीफ शैन के जरिए मुझसे पूछता है कि क्या मैं वाटर सोर्स लैंड लेने को तैयार हूं। मैं 2 बार वहां जाकर जांच करता हूं। वो सिर्फ 4 एकड़ की जमीन है, लेकिन उसकी पोजीशन ही सब कुछ है। पहाड़ों से आने वाले सारे झरने वहीं मिलते हैं और एक प्राकृतिक सिंचाई का रास्ता बनाते हैं। इसी भौगोलिक फायदे का इस्तेमाल करके नॉक्स फैमिली ने वो डैम बनाया था और सालों तक मेरे ऑर्चर्ड का पानी रोककर मेरा गला घोंटा था। मैं 80,000 की ऑफर देता हूं। डेक्स बहुत देर तक हिचकिचाता है। ये उसकी उम्मीद से आधे से भी कम है, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं है। कोर्ट की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और अगर वो पैसे नहीं जुटा पाया तो उसका पुश्तैनी घर भी नीलामी में चला जाएगा।
3 दिन बाद विलेज काउंसिल ऑफिस में ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन होता है। जब डेक्स कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो जमीन जिस पर 30 सालों से नॉक्स फैमिली का गुरूर टिका था, आखिरकार उन्हीं हाथों में वापस आ गई है जहां उसे होना चाहिए था। जिस दिन मुझे लीज सर्टिफिकेट मिलता है, मैं एक टीम के साथ जाकर सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स हटवा देता हूं। नॉक्स फैमिली का बनाया वो डैम पूरी तरह गिरा दिया जाता है और रुका हुआ रास्ता साफ होता है। जो नहर कभी दोनों परिवारों का सहारा थी, वो फिर से बहाल हो जाती है और साफ झरनों का पानी फिर से बहने लगता है। मैं नहर के किनारे खड़ा होकर पानी को आजादी से ऑर्चर्ड की तरफ बढ़ते हुए देखता हूं। 3 महीने से सूखी पड़ी सिंचाई की नालियां फिर से भर रही हैं। जमीन के नीचे पेड़ों की जड़ें वो पानी पी रही हैं जो उन्हें महीनों से नहीं मिला था। पूरा ऑर्चर्ड जैसे फिर से जी उठा है। 2 हफ्ते बाद एक चमत्कार होता है। जिन पेड़ों को मरा हुआ मान लिया गया था, उनमें नई जान आने लगती है। टहनियों पर ताज़ा हरी पत्तियां और हर डाल पर कलियां खिलने लगती हैं। मेरी फर्टिलाइजर फॉर्मूला और ड्रेनेज नेटवर्क ने उन्हें सबसे बुरे वक्त में भी अंदर से जिंदा रखा था। अब जब पानी वापस आ गया है तो उनमें जैसे विस्फोट हो गया है। जब काउंटी एग्रीकल्चर ब्यूरो के एक्सपर्ट्स मुआयना करने आते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि इतने भयंकर सूखे के बाद इतनी जल्दी सुधार किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं बस मुस्कुराकर रह जाता हूं और उन्हें अपना ड्रेनेज नेटवर्क और ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट दिखाता हूं। मिस्टर वैंस भी वहां आते हैं। वो मेरे काम करने का तरीका देख रहे थे और अब वो इन्वेस्ट करके मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं ताकि इस ऑर्गेनिक फ्रूट को प्रीमियम मार्केट तक ले जाया जा सके। मैं एक शर्त पर राजी होता हूं, सारे टेक्निकल और मैनेजमेंट के फैसले सिर्फ मेरे होंगे। नॉक्स को 5 साल की जेल होती है। डेक्स अपना पुराना घर बेचकर टाउनशिप में एक किराए के कमरे में चला जाता है। कभी कभी वो सड़कों पर झुकी हुई कमर के साथ चलते हुए दिखता है। उस पुराने रसूखदार इंसान का अब कोई नामो निशान नहीं बचा। मैं ऑर्चर्ड में खड़ा होकर पेड़ों पर लदे फलों को देखता हूं। ये सब 2 महीने में मार्केट के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्होंने सूखा झेला, बाढ़ देखी और इंसान के लालच का सबसे गंदा रूप भी देखा। लेकिन देखो, ये आज भी खड़े हैं। जिंदगी यही है, वो हार नहीं मानती। पिताजी मेरे पास खड़े हैं। उनकी आंखें नम हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे दादाजी इन पेड़ों को इस तरह वापस खिलते हुए देख पाते तो वो बहुत खुश होते। मैं कुछ नहीं कहता, बस दूर बहते हुए पानी को देखता रहता हूं। इंसाफ मिलने में देर हो सकती है, लेकिन वो मिलता जरूर है। और एक असली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट खुद को अपनी डिग्री से साबित नहीं करता, वो साबित करता है अपने ज्ञान से, अपनी किस्मत बदलकर और अपनी सूझबूझ से अपनी चीजों की हिफाजत करके। ऑर्चर्ड की ये बस एक शुरुआत है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक्स एम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।